IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार से देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप उस प्रश्न के बारे में जितनी भी जानकारी जानते हैं वह भी आप डिटेल में लिखें। चलिए, प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले मैं आपको यूपीएसआई के जो नोट्स हैं उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम जो कि 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का जो संग्रह है वो टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे नई जो कई भी जो टॉपिक है आपके महत्वपूर्ण वो सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप और अधिक से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में तेल की पहली परिसंकरणशाला स्थापित की गई थी। ऑप्शन है आपके पास बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में या फिर मुंबई में। आपको बता दें कि भारत में जो तेल की पहली काय की है, यह तेल की है जो कि पहली परिष्करणशाला है वह स्थापित की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिगबोई में। डिगबोई आपका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं। डिगबोई परिसंकरणशाला की स्थापना असम के ऑयल कंपनी द्वारा 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई। यह विश्व की सबसे पुरानी चालू परिसंकरणशाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा है, भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन है आपके पास देहरादून में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या फिर श्रीनगर में। भारत की जो सिलिकॉन वैली स्थित है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिकी में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। असम आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकत्रित जो कि चिप बने हैं, जिसे कि परिपथ कहा जाता है, बनाने वाली जो कंपनी है, इसी के कारण यह नाम मिला इसे। यह संदर्भ में भारत की क्या है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता होगा कि जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है यह है स्थित महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्ण नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी है? कृष्ण नदी की क्या है? एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। यह परियोजना पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सितार जिले में विद्युत जल उत्पादन का कार्य करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। ऑप्शन है आपके पास कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस। आप सभी जानते हैं कि जो ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है वह कौन सा है? बायोगैस। इसके साथ साथ देखते हैं इसके बारे में। बायोगैस, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं आदि ये सभी ऊर्जाएं किसके अंतर्गत आती है? अपारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी एक बार और देखेंगे। बायोगैस, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, जो कि छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होती है वह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? ऑप्शन है आपके पास मझगांव डॉक्स जो कि मुंबई, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि विशाखापट्टनम में है, गार्डन रिप वर्कशॉप जो कि कोलकाता में स्थित है। आपको बता दें कि जो
शिप कार्ड है जो कि भारतीय नौसेना के जो युद्धपोतों हैं उनके लिए कार्य करता है, वह है आपका कोचीनी शिप कार्ड। कोचीनी शिप कार्ड ही वह है जो कि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए का निर्माण करता है। आइए देखते हैं। कोचिन शिप कार्ड जापान की सहायता से नौसैन्य युद्धपोतों का निर्माण के लिए स्थापित किया गया है। किसके? जापान की सहायता से किया गया है। यह जो इकाई के लिए आएगा जो कि नौसैन्य युद्धपोतों के निर्माण के लिए क्या स्थापित किया गया। बाकी के नौसैन्य युद्धपोत के अलावा अन्य जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता है। भारत के प्रमुख शिपयार्ड जो कि मझगांव डॉक्स लिमिटेड जो कि मुंबई द्वारा नौसेना के लिए युद्धपोतों का पनडुब्बियों का निर्माण प्राथमिक से किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह तटीय प्लेटफॉर्मों जो कि अपतटीय तेल शोधन हेतु सहायक जहाज़ों, टैंकर्स और जो सवारी सहायक का निर्माण भी करता है। इसके द्वारा बनाई गए युद्धपोतों में नीलगिरी, गोदावरी, खरसी, दिल्ली, शिवालिक, कोलकाता श्रेणी के युद्धपोत भी शामिल है। दिए गए विकल्पों में गॉर्डन रिच जो कि वर्कशॉप जो कि कोलकाता द्वारा भी ब्रह्मपुत्र श्रेणी में युद्धपोतों का निर्माण किया गया, जिसमें INS ब्रह्मपुत्र जो कि 2000, INS बेतवा 2004 जो और INS व्यास 2005 शामिल है। आगे देखा कह रहा है कि अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक लोच है तो वह कौन सा माल होगा। पूछा गया है कि जो ऋणात्मक आय है वह लोच है और धनात्मक है वह क्या है, वह मूल्य की लोच है, तो वह कौन सा माल है। ऑप्शन आपके पास निम्न स्तरीय माल, सामान्य माल, बढ़िया माल या फिर घटिया माल। आपको बता दें इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि निम्न स्तर का माल। आइए देखते हैं। जैसा कि वस्तुएं निम्न स्तरीय की मांग की ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच होती है, इनकी मांग वर्ग का ढलान नीचे से ऊपर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। ऑप्शन है आपके पास निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी तथा वेतन। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतरण भुगतान। बाकी ये सब क्या, यह सब है, बाकी अंतरण जो भुगतान है यह राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। आइए देखते हैं। अंतरण उदायगियों का अभिप्राय सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता जो कि सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के लिए भुगतान से है। यह सरकारी व्यय है। क्या है यह, तो यह एक सरकारी व्यय है, परंतु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये चालू वर्ष के दौरान उत्पादित प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की अंतःकालीन सदस्यों में कितनी सदस्य होते हैं। काय में अंतःकालीन जो संसद है इसमें कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 296, 313, 318 या फिर 316। आपको बता दें कि इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 296 लोग भारत की अंतःकालीन संसद के सदस्य होते हैं। तो आपको 296 उत्तर याद रखना है जो कि अंतःकालीन संसद में सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं मिलता है। पूछा है कि नहीं मिलता है। ऑप्शन है आपके पास न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या फिर वयस्क मताधिकार का। हमारी जो संविधान है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा इन तीनों का उल्लेख मिलता है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मत अधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 में वयस्क मत अधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं का निर्वाचन का होना उल्लेखित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास 26 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। आपको बता दें कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। आइए देखते हैं। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई। इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान की जो अंगीकृत अधिनियम नियमित और आत्मनिर्मित किया गया। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान की नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 नवंबर 1950 को ही क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा है। क्या तारीख कहा है? 26 जनवरी 1950। परंतु समाप्त कब हो गया था? यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गया था, परंतु इसे जो पूर्ण रूप से इसे क्या कहा गया, पूर्णतः इसे समाप्त कब हुआ? यह 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे लागू करने का ये कहा जाता है कि संविधान लागू हुआ था। आज के प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।